अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देनी है और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आप सब जानते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम लेकर आई जा रही थी तो उसी वक्त कह दिया गया था कि जी 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी और अब तो बल्कि कुछ लोग तो बाकायदा कह रहे हैं कि 27वीं भी होगी, 28वीं भी होगी। मतलब इतनी जल्दी जल्दी लेजिस्लेशन हो रही हैं और इसमें अवामी मफाद मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलता कि वरना आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम में तो 3-4 बजे सुबह तक जो है ये सारे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए थे और कभी भी अवाम की अगर कोई बात होगी तो ये मेरे ख्याल से अपनी नींदें इस तरह से हराम नहीं करेंगे। आज हम इसी हवाले से आपको जरा एक्सक्लूसिव खबर भी देंगे, फिर आपको बताते हैं क्योंकि बड़ी बाज़गश्त है। बिलावल साहब ने जब से वो ट्वीट कर दी गुज़िश्ता रोज़, उस ट्वीट के बाद से और ट्वीट से बज़ाहिर तो ऐसा लगा कि जी उन्होंने जो नुकात थे वो लीक कर दिए, क्या कुछ होने जा रहा है अभी तक, क्योंकि हुकूमती साइड से ही नून लीग के जो वुज़रा हैं, लीडर्स हैं, वो तो इनकारी हैं। इवन आज कुछ देर पहले तक भी कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता था जब तक बिलावल भुट्टो जो है वो चीज़ें मंज़र आम पर नहीं लेकर आ गए। राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ कहते हैं कि 3-4 माह से जो है वो डिस्कशंस हो रही थी पीपल्स पार्टी के साथ। फ्लोर ऑफ द हाउस आज डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, मियाँ साहब के समधी हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ आज इंकशाफ किया है। उस हवाले से ही आपको एक्सक्लूसिव खबर भी बल्कि देते हैं और जो एक तासुर था या ये एक तासुर बनाया जा रहा था कि जी कुछ नहीं पता। आज मेरे प्रोग्राम में भी नैयर हुसैन बुखारी साहब थे तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो अब सीईसी का जो इजलास होगा, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है 6 नवंबर को पीपल्स पार्टी का, तो उसमें आला क़यादत, सीईसी के मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियन जिनमें होंगे, सब वो सब शामिल होंगे और उसमें फिर जो है वो डिस्कशंस में आएगी बात और डिस्कशन में जो है वो कौन-कौन से नुकात पर जो है वो एग्रीमेंट होता है, वो तमाम चीज़ें जो है वो फिर हम सामने रखेंगे। लेकिन वेरी स्मार्ट मूव वो पीपल्स पार्टी के भी हवाले से मैं आपको बताती हूँ। बल्कि इसके साथ-साथ ही हम आपको इमरान खान साहब का आज जो जेल से पैगाम बाहर आया है वाया उनकी हमशीरा डॉक्टर उज़्मा, उनकी बहन है, उनको आज से मुलाकात की इजाज़त मिली। वो जो कहते हैं ना वो जैकपॉट किसका हिट किया, सो जैकपॉट आज निकला, उसमें नाम डॉक्टर उज़्मा का। अलीमा खान साहिबा को एज़ यूजुअल नहीं जाने दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब जिनके हवाले से इमरान खान साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ कहते हैं कि जी वो ही उनके मजाज तर्जुमान होंगे और आज भी उन पर एक मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है इमरान खान साहब ने। क्या कुछ गुफ्तगू हुई और आज बड़ी ज़रा उन्होंने सख्त भी मजीद बात की है। वैसे तो हर बार जब उनका पैगाम बाहर आता है जेल से तो उसमें इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तो अपनी जगह कायम नज़र आता है, लेकिन बातों में उनकी जो एग्रेशन है वो मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसमें कहीं भी किसी भी तरह से कोई ऐसा तासुर नहीं होता कि इमरान खान साहब कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार है। वो आज भी रिइटरेट करते हैं कि जी जो फॉर्म 47 की हुकूमत है वो इर्रेलेवेंट है और जो दूसरी साइड है उसने उसके साथ जब भी कभी मुज़ाकरात हुए हैं तो ज़ुल्म ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। और आज मुज़ाकरात के भी हवाले से किसको उन्होंने सारा जो चार्ज है वो दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी से शुरू करते हैं कि पीपल्स पार्टी एक तरफ जो हमें नज़र आ रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ की जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो ट्वीट थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी एक डेलीगेशन जिसकी सरबराही नून लीग की डेलीगेशन की सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, वो ज़रदारी साहब से मिले और बिलावल साहब से मिले और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पीपल्स पार्टी की हमें सपोर्ट चाहिए 27वीं आईनी तरमीम के पास होने के हवाले से, उसकी मंजूरी के हवाले से। और प्रपोजल के वो नुकात उन्होंने सामने रखे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम था, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये एक दरीना मुतालबा है जो कि वो चाहती थी कि 26वीं आईनी तरमीम का भी हिस्सा होता, लेकिन मौलाना साहब आड़े आ गए। मौलाना साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ वो मामला लेके चले गए। बट ये वो डिमांड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का चूंकि हिस्सा थी तो पीपल्स पार्टी चाहती थी कि जी एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है उसको सिर्फ मुतासर ना किया जाए, उसको सिर्फ अपने एक मकसद उसको डिस्टर्ब करना नहीं है, उसको कंप्लीटली तबाह करना है। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम मतलब क्या ही मुसीबत कोई आ गई है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो कुछ आपने कर लिया, जो मैकेनिज्म आपने बना दिया, हाई कोर्ट के जज की जो ट्रांसफर का मामला है वो ना सिर्फ उसके कॉन्सेंट के साथ बल्कि जो मुतल्लिका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसकी रजामंदी के साथ आपने उसको यकीनी बना दिया। लेकिन अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी ज़रूरत पड़ रही है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो कोई भी एक फैसला हुकूमत के खिलाफ तो आया नहीं। सो लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो हैं अब वो क्या बता रही हैं। बिलावल साहब ने ना सिर्फ ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का जिक्र किया, ट्रांसफर ऑफ जजेस का, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन एनएफसी। अच्छा, ये वो चीज़ है जो कि पीपल्स पार्टी बहुत इसको क्या कहते हैं कि वो इट काइंड ऑफ वेयर्स इट ऑन देयर स्लीव्स, बहुत ही फ़ख्र से कहती है कि जी 18वीं तरमीम हमने सूबों की जो खुद मुख्तारी है वो ऑटोनॉमी की रिवर्सल की अब बात की जा रही है। क्योंकि जब आप जो बिलावल साहब लिखते हैं कि जी आर्टिकल 243 की अमेंडमेंट
उसके हवाले से वो निशानदेही करते हैं। रिटर्न ऑफ एजुकेशन पॉपुलेशन प्लानिंग टू द फेडरेशन। अच्छा, रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। पॉपुलेशन प्लानिंग नेचुरली जो आबादी के बेसिस पे ही आप एनएफसी की जो एनएफसी का जो शेयर है वो डिटर्मिन होता है, वो भी आप वफाक को वापस दे देंगे। तो आप चाह रहे हैं कि लीवर्स जो है वो पुल सिर्फ और सिर्फ वफाक करे, उसके सेंटर के पास सारे इख्तियारात हों। फिर वो कहते हैं कि जी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स हैं, उस पर भी एक चूंकि डेडलॉक बरकरार है जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से अभी तक कोई तैनाती का मामला जो है वो जेर गौर नहीं नजर आता, सो उसको भी एड्रेस किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी अपने सीईसी के इजलास में 6 नवंबर को गुज़िश्ता रोज जो उन्होंने लिखा सदर साहब के दोहा से आने के बाद ये जो है वो इसमें जेर बहस आएगा एंड द पार्टी पॉलिसी विल बी डिसाइडेड। अच्छा जी, अब हम आपको बताते पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों किया, क्योंकि बजाय तो हमें ऐसा लगा कि पीपल्स पार्टी ने ये बात लीक कर दी है, पब्लिक डोमेन में ले गई। 26वीं आईनी तरमीम को जो कि बरमला पीपल्स पार्टी कहती है जी हमारे बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं थी। 26वीं आईनी तरमीम जिसने बड़ा कर दिया है, आइन का पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरी बुनियाद जो है वो हिला के रख दी है। किस तरह से अदालतों को बिल्कुल उसकी जुडिशरी जो है उसकी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया। उसका बहुत ही पीपल्स पार्टी बहुत फखरिया अंदाज में उसका क्रेडिट लेती है। और पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो है जी बहरहाल पीपल्स पार्टी वो अब अपने लिए एक ज़ाहिर है एक फेस सेविंग का मौका भी उनको अपने लिए एक सिक्योर करना है कि जी अवाम को पहले से बता दें, हम तो पब्लिक डोमेन में हम थे पहले जो कि लेकर आए हैं, हमने हम चाहते थे कि इस पर डिबेट हो, कंसेंसस हो, एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बने समा, क्योंकि 26वीं यानी तरमीम में तो बिलावल साहब का इंकशाफ था कि उनको उन तक तो आखिर वक्त तक ड्राफ्ट ही नहीं शेयर हुआ था। और आपको पता है उसके बाद एक दो दिन तक रोला क्रिएट हो गया था कि बिलावल साहब को ड्राफ्ट ही नहीं मिला है। और पीपल्स पार्टी के ऑब्वियसली नंबर्स मैटर करते हैं इस आईनी तरमीम के पैसेज के हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे भी हमने देखा, और अब तो हुकूमत बड़े ही कंफर्टेबल 2/3 मेजोरिटी। आज फैसल बाउडा मेरे शो पे थे तो उन्होंने कहा जी नंबर्स पूरे हैं, मौलाना साहब की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, और नंबर्स इतने पूरे हैं कि अगर आपको मजीद और भी चाहिए तो और भी नंबर्स अवेलेबल हैं। सो इस किस्म की बातें, यानी कि हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है। और अगरचे हमें बताया जा रहा है कि नेशनल असेंबली में 237 का जो नंबर है वो इनके पास है, 2/3 मेजोरिटी तो आईनी तरमीम के हवाले से इनके पास है। सेनेट में अगरचे 3 वोट्स शॉर्ट है, लेकिन वो क्या होगा, मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर ही उन्होंने एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया था, तो उन्होंने ऑल्दो कि वो अग्री कर गए थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि 27वीं आईनी तरमीम जो है उस पर मज़ाहिमत होगी। सो मौलाना साहब को भी कैसे कहा तो जा रहा है नून लीग की तरफ से कि भई मौलाना साहब जो है वो उनके लिए बड़ा मैटर करते हैं, और मौलाना साहब को ऑन बोर्ड रखते हुए ही ये बात आगे लेकर जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि डार साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस, और जो एक्सक्लूसिव खबर है मैं हमारे पास वो अब आपके सामने रखते हैं। डार साहब ने जी एक तरफ से उन्होंने आज बताया कि जी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम बहुत कॉन्फिडेंटली लेकर आ रही है और लाएगी। दूसरी बात जो उन्होंने की है जिस पर सारे कान खड़े हो जाने चाहिए वो ये है, और बहुत ही उन्होंने बहुत कैजुअली ये बोलने की कोशिश की, लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग बात है, और इससे खबर जो मैं अब आपको देने लगी हूँ वो आप जरा सुनिए कि हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है और किस इंटेंशन से चीजें सामने रखी जा रही हैं। डार साहब ने आज जी ये बताया कि जी वो वापस आए इस्तांबुल से, और उसके बाद इन्होंने जो है वो डार साहब ने कहा कि मैंने बिलावल की ट्वीट देखी जो गुज़िश्ता रोज बिलावल ने की है, और उन्होंने कहा बिलावल हैज एवरी राइट टू ट्वीट, सब करते हैं। फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि बिलावल ने जो जो नुकात आइडेंटिफाई किए हैं वो हवा में नहीं किए। इस पर उन्होंने कहा बिल्कुल बात हुई है, एक्सेप्ट किया। राना साहब गुज़िश्ता रोज़ कह रहे हैं 3-4 माह से बात हो रही है, बिलावल साहब की पार्टी जो है वो ऑन बोर्ड है। मैंने आज यही सवाल नैयर बुखारी साहब के सामने रखा जो कि पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो नैयर बुखारी साहब ने कहा कि नहीं हम ये अभी कुछ नहीं पता, हमारे पास हमें ड्राफ्ट का नहीं पता। बिलावल साहब, मैंने कहा बिलावल साहब ट्वीट करके नुकात सामने रख देते हैं तो आपकी मशावरत। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 3-4 माह से आप लोग मशावरत कर रहे हैं, तो नैयर हुसैन बुखारी साहब कहते हैं कि मैं राना साहब की कोई बात नहीं को अहमियत देता, मेरे लिए बिलावल जो कहते हैं वो अहमियत है, और उसको मैं अहमियत देता हूँ। और वो 6 नवंबर को हमारा इजलास होगा, और 18 नवंबर का फिर आपको पता है उन्होंने डेडलाइन दी हुई है नून लीग को। सो पीपल्स पार्टी इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। 18 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी ने पावर शेयरिंग फॉर्मूला और दीगर मामलात के हवाले से नून लीग के साथ जब मशावरत की तो उन्होंने 1 महीने की डेडलाइन दी थी जो कि एक्सपायर करती है 18 नवंबर को। 6 नवंबर को पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, यानी कि जुमरात के रोज, जुमे के रोज ये सेनेट में ये जो मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम है वो पेश की जाएगी।
आज इसहाक डार साहब अब आप देखिए कि ये पेश की जाएगी, उसके बाद पेश करने के बाद का अमल, और फिर पीपल्स पार्टी के पास निगोशिएट, प्रेशर डालना, अपने मुतालबात मनवाना, तमाम चीजें करके ही वो उस पर अग्रीमेंट तब करेगी कि जब उसके मुतालबात भी पूरे होंगे, जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला के हवाले से जितनी जितनी वो चीजें बटोर सकती है बटोरेगी, इन द नेम ऑफ 27th अमेंडमेंट्स एक्सेप्टेंस एंड इसकी जो पैसेज है। और पीपल्स पार्टी अपने लिए तमाम चीजों को सिक्योर कर ली, क्योंकि 18 नवंबर अगर डेडलाइन एंड होती है तो फिर पीपल्स पार्टी उस वक्त तक इनको, उसके पास एक वक्त भी है, और फिर बताया जा रहा है कि जी नवंबर में ही ये आईनी तरमीम मंजूर भी हो जाएगी, पास भी हो जाएगी। अच्छा जी, डार साहब जी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है 3 राउंड्स हुए हैं, 3 अदवार हुए हैं इसी आईनी तरमीम से मुतालिक जो डिस्कशंस हुई हैं, और हम जो है ने मिलकर एक पॉइंट पर हम मिलकर एक पॉइंट पर पहुंचे, डार साहब कह रहे हैं, और अब हमारा जो मकसद है, पीपल्स पार्टी इसमें शामिल है, पीपल्स पार्टी इसमें रोल अदा करेगी कि आगे जो एलाइज हैं, जो इत्तेहादी हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। सो पीपल्स पार्टी अब ये नहीं कह सकती कि जो कुछ इसमें होने जा रहा है, आर्टिकल चाहे वो 243 के शक्ल में और 243 के हवाले से बताया जा रहा है कि जी सदर साहब के पास जो इस वक्त इख्तियारात हैं, उनके जो पावर्स हैं, वो भी जराए बता रहे हैं कि वो लेने की तजावीज़ जो है वो शामिल है, यानी कि सदर साहब जो हैं, जो एक सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके पास से पावर्स ले लिए जाएंगे। जरदारी साहब आई डोंट नो इसके बदले में क्या चीज मांग रहे हैं। दूसरा, और ये क्या इनसे सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको इनकी अहलियत के हवाले से तो पता ही है, जब बताया जाता है कि जी हम रियासत नहीं है, तो फिर रियासत कौन है, ये भी मैं आपको एक सेपरेट हम एक वीडियो करेंगे कि जी रियासत कौन है, क्योंकि बार बार ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि ये जो सिविलियन अथॉरिटी है, सिविलियन हुकूमत है, यही इट इज कॉलिंग द शॉट्स, और ये इतनी मेरे ख्याल से, और जिस पार्लियामेंट के हवाले से, जिस जमहूरियत के हवाले से बार बार पार्लियामेंटेरियंस खुद कहें, सियासतदान खुद कहें कि ये लंगड़ी लूली जमहूरियत है, ये पार्लियामेंट इनफेक्टिव है, इनकॉम्पिटेंट है, फेल्ड है, नाकाम है, तो ये क्या इतनी सलाहियत रखती है कि वो ये सब चीजें खुद कर रही हो। सो इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान आयद होता है। इसके साथ साथ ही डार साहब ने जो आज जो 3 गुजारिशात सामने रखी, वो आपको बताते हैं। एक तो उनकी गुजारिश जो एक्सक्लूसिव खबर है, मैं आपको देती चलूं। एक तो डार साहब कहते हैं कि जी ये सेनेट में जो है वो लेकर आई जाए, पेश की जाए। दूसरा, डार साहब ने आज एक नुक्ता सामने रखा है जिस पर जो मैंने कहा कि कान खड़े हो जाने चाहिए सबके, वो क्या था, वो ये था कि डार साहब चाहते हैं कि ये जो आज उन्होंने तजवीज सामने रखी कि ये कमेटी में जाए ये मामला, यानी कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस इसको आप रखने के बाद, आप सेनेट में इसको पेश करने के बाद, आप ये कमेटी को रेफर करें, कमेटी में जाए, और कमेटी के साथ साथ वो तीसरा नुक्ता, जो तीसरी गुजारिश थी उनकी, ये थी कि वो चाहते हैं कि नेशनल असेंबली की भी जो कमेटी है, लॉ कमेटी, उसको भी आप इनवाइट इसमें करें, और जॉइंटली फिर इस पे डिस्कशंस हो, ताकि वो डार साहब इंप्रेशन दे रहे हैं कि जी मुफस्सिल अंदाज में डिस्कशंस हो। अब हमारे जराए बता रहे हैं कि डार साहब इसमें बहुत स्मार्ट मूव कर चलते हुए डार साहब कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि मामलात इसकी जो नुकात हैं वो लीक हो। ये ड्राफ्ट जो है वो जाहिर है जब कमेटी में जाएगा तो इस पर बहस होगी, और कहीं ना कहीं से फिर ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट जो है वो बाहर निकलेंगे, और ये फिर इस पे एक रोला क्रिएट हो सकता है, डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती हैं। और जो कुछ नुकात की जो बात की जा रही है, उस हवाले से इसहाक डार साहब ने ये और हमारे जराए तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि डार साहब ये खुद नहीं कर रहे हैं, डार साहब को ये अहकामात आए हैं। अहकामात कहाँ से आए हैं, अब आप उसको के लिए आप डॉट्स लिंक भी कर सकते हैं कि डार साहब सबसे ज्यादा किससे करीब हैं और सबसे ज्यादा वो किसकी मानते हैं। तो डार साहब को ये कहा गया है कि जी आप ये कमेटी वाली बात करें, और कमेटी में ये मामला पहले जाएगा, क्योंकि डार साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस वो ये भी कह रहे थे कि नेशनल असेंबली के पास तो नंबर्स हैं, लेकिन सेनेट के पास प्रोफेशनलिज्म है, वैल्यू इनपुट है। सो सेनेट में आए, और सेनेट में ही फिर ये लॉ की जो है वो पहले, इससे पहले कि कमेटी में जाए, और उसके बाद जो चेयर है लॉ के, फारूक नाइक साहब, अगेन पीपल्स पार्टी। सो पीपल्स पार्टी को एक तरफ से डार साहब जो है वो कहते हैं कि जी सराहते हैं कि नहीं, बिल्कुल बिलावल साहब का हक है ट्वीट करने का, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को ही ट्राइंग टू थ्रो देम अंडर द बस, क्योंकि कमेटी वो जो चेयर है लॉ के वो है फारूक नाइक साहब। फारूक नाइक साहब को के हवाले से उन्होंने कहा कि जी उनको कहा जाए कि जो नेशनल असेंबली की भी जो
کمیٹی ہے اس کو بھی اس میں مدعو کر لیا جائے اور تاکہ ایک مفصل انداز میں ڈیبیٹ ہو. لیکن انٹینشنز بظاہر تو ایسا لگ رہے ہیں کہ یہ مزید لیک کروانے کے حوالے سے. بٹ ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ غالباً پہلے بتایا جا رہا تھا کہ 14 تاریخ تک 14 نومبر تک اس کو شاید پاس کروا دیا جائے گا. لیکن اب چونکہ اسحاق ڈار صاحب یہ کمیٹی اور پھر کمیٹی کے بعد یہ اب چیزیں باقاعدہ طور پہ بلاول صاحب نے تو صرف چند چھوٹے چھوٹے ہائی لائٹس انہوں نے پیش کی ہیں اپنے ٹویٹ کے ذریعے. لیکن یہ ایک ڈرافٹ کی صورت میں اب یہ پبلک ڈومین میں آنے لگا اور اس پہ آوازیں اٹھیں گی, یہ زیر بحث آئے گا, اس پہ ایک بیک لیش بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اور اس پہ جب گفتگو ہوگی تو اس پہ جو ریزرویشنز اور ظاہر ہے کنسنسس تو اس طرح سے نہیں, 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی کوئی کنسنسس نہیں تھا, تو لہٰذا اس کو وہ چاہتے ہیں کہ ذرا کمپلیکیٹڈ بنے اور تھوڑا ایک ریزسٹنس جو ہے وہ نظر آئے کہ پبلک ڈومین میں جا کے ایک ریزسٹنس جیسی آئے گی تو ایک اس طرح سے ایک ڈیفیکلٹیز یا ایک اس کو ایک مزید اس کے اندر رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی کی جا سکیں. سو نون لیگ اس حکومت میں ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتے ہوئے اس بات سے قطعاً انکاری تھی کہ کوئی 27ویں ترمیم آ رہی ہے. بار بار یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی کون سی 27ویں ترمیم, کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. اب بہرحال وہ اچانک سے فرائیڈے پیش بھی ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جی کمیٹی میں لے کر آئی جائے گی. کمیٹی میں لے کر آنے کی آپ کو وجوہات بتا دی ہیں, ڈیلیبریٹلی اس میں ایک ڈیفیکلٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ کسی کے احکامات پر یہ بات وہ ہمارے ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کسی, اور یہ اگین ایک اور بات یہ کہ دس واز ناٹ پارٹ آف دی ایجنڈا. ایجنڈا میں یہ تھا کہ اس کو فوری طور پہ لے کر آیا جائے گا, پیش کیا جائے گا. بلاول صاحب نے اپنی ایک عوام میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک اپنا جو ان کا ووٹ بینک یا اس کی سمپتیز کہہ لیجیے, سمپتیز رادہ کہ اس کو ایک ریوائیو کرنے کے لیے, عوام میں تھوڑا ذرا اپنی ایک ایکسیپٹنس اجاگر کرنے کے لیے بلاول صاحب جو ہے وہ جنگل کا شیر اپنے آپ کو ایک پورٹری کرنے کے لیے بلاول صاحب نے پہلے اس کو ٹویٹ کر کے منظر عام پر وہ لے کر آ گئے پبلک ڈومین میں, تاکہ وہ کل کو کہہ سکے کہ جی ہم تھے پہلے جنہوں نے پبلک ڈومین میں ہم لے کر آئے. تو اسحاق ڈار صاحب نے دوسری موو جو ان کی طرف سے آئی ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ ملی بھگت ہے, دونوں پارٹیز الائنڈ ہے. آج ڈار صاحب جب فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 3 راؤنڈز ہم دونوں پارٹیز کے ہو چکے, بلاول صاحب کی پارٹی جو ہے وہ الائنڈ ہے اور بلاول صاحب نے بالکل ان دی ایئر بات نہیں کی ہے, سب پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں, بلاول صاحب بالکل آن بورڈ ہے, حمایت حاصل ہے اس آئینی ترمیم پہ. سو یہ دو پارٹیز ملی بھگت سے یہ دوسرا موو ڈار صاحب کا سامنے آیا ہے کہ یہ اچانک پیش کرنے سے لے کر اب یہ کمیٹی کو تھرو کیا جا رہا ہے, کمیٹی کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے. سو کمیٹی میں جا کے اس پہ بحث ہوگی, بات چیت ہوگی اور یہ اب باقاعدہ طور پہ نظر آئے گا کہ یہ ڈاکیومنٹ لیک ہو جائے گا کیونکہ کمیٹی میں پھر وہ سب کے ساتھ شیئر ہوگا. لہٰذا دس از ویری انٹرسٹنگ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی obviously وہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ عدلیہ کے جو اختیارات ہیں وہ بھی ایک طرف سے آپ جو ہے وہ تمام جو ہے ان سے لے لینا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ جو اس کو جو ہے آپ نے عدلیہ کی جو رہی صحیح سکت ہے وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ ختم کر دینے کا پورا انٹینشن جو ہے وہ سب کو obviously سب ریڈ کر سکتے ہیں. اب آپ کو بتاتے ہیں عمران خان صاحب کا آج جیل سے پیغام کیا آیا ہے. عمران خان صاحب کا جی جیل سے پیغام آیا ہے کہ ایک تو انہوں نے بڑی جو گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا غلامی نامنظور. آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ آزادی یا موت کے علاوہ کوئی غلامی قبول نہیں کروں گا. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آزادی یا موت جب تک ہم اس حد تک تیار نہیں ہو جاتے ان سے ہم آزاد نہیں ہوتے. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی قوموں کی جو حالت ہے وہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر نہ کر لیں. اسی حوالے سے کہ یا آزادی یا موت, اس کے لیے اگر جب تک آپ مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے آپ اپنی حالت جو ہے وہ تبدیل کر ہی نہیں سکتے. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی, جو بھی بات ہوگی وہ محمود اچکزئی کریں گے. محمود اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب اس وقت اپنی پارٹی لیڈرشپ کے بھی اوپر پلیس کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے, نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ دن بدن ڈم ہوتا جا رہا ہے اپنی پارٹی لیڈرشپ پہ. اور ہر چیز کے لیے چاہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی ہو, چاہے وہ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں اس کی نامزدگی ہو, وہ محمود اچکزئی صاحب کو کلیئرلی, اور ایون لاسٹ ایئر بھی انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے کہ اس کو ہیڈ کون کرے گا وہ محمود اچکزئی کا نام لیا تھا. آپ کو پتہ ہے محمود اچکزئی صاحب ہارڈ لائنر ہے اور محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب is always trying to create this illusion, وہ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. عمران خان صاحب پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ
इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं। जो उनके मुतालबात हैं, उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनके ऊपर नाहक केसेस बनाए गए हैं, उनका मैंडेट चोरी किया गया है, उनकी पार्टी के साथ जो है, पार्टी वर्कर्स के साथ, पार्टी लीडर्स के साथ जुल्म किया गया है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं खुद तो बर्दाश्त करने को सब कुछ तैयार हूँ, और वो अभी भी वो जिस तरह से कह रहे हैं कि कैद में रहते मौत आ जाए, मगर एक शख्स की गुलामी नामंजूर है, मंजूर ही नहीं है किसी भी सूरत। और वो कह रहे हैं ये कि एक फर्द वाहिद के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, जिसके हवाले से आपको पता है फर्द वाहिद वो किसकी तरफ इशारा करते हैं, जिनके हवाले से वो ये भी कह रहे हैं कि ये जालिम है और ये जहनी मरीज। आज उन्होंने उनको वो कहा कि जी ये जहनी मरीज है और इनकी गुलामी जो है वो नामंजूर। वो कहते हैं कैद में मौत जो है वो बर्दाश्त कर लूंगा। अब नेचुरली नजर आ रहा है कि ये इमरान खान साहब की जो इस वक्त उनका जो स्टांस है, उनकी जो मौक़िफ़ है, उसमें कोई तब्दीली ना कोई नरमी नज़र आती है। वो मौजूदा जो इनकम्बेंट्स है, जिसको वो कहते हैं कि फॉर्म 47 की ये जो वाले हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात ये कि एस्टैब्लिशमेंट के भी हवाले से उन्होंने कहा जब जब उनसे बात हुई है तो दूसरे जो है वो मज़ीद ज़ुल्म करते ज़ाहिर है। एक तो ये मौजूदा हुकूमत भी वो अपने आप को इनसिक्योर फ़ील करना स्टार्ट कर देती होगी कि जब जब इमरान खान साहब या एस्टैब्लिशमेंट उनकी जमात या एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई अगर कुर्बत तो बहुत दूर की बात, लेकिन अगर कहीं भी कोई माहौल भी हल्का-सा एक रास्ता भी रिस्टोर होने का नज़र आए, तो ज़ाहिर है मौजूदा जो इनकम्बेंट जो के बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए एक इनसिक्योरिटी वाला एक एलिमेंट तो आ जाता है। आज जो इमरान खान साहब ने इंटरेस्टिंगली जो जेल से बाहर उनका पैगाम आया है, उसमें एक खातून जो सेनेटर हैं, ये बड़ा इन्होंने नाक में दम करके रखा है हर किसी का, और इनको तकलीफ बड़ी है। ये नाम लेती है बाकायदा सहाफ़ियों के, अपने कोर कमेटी के जो उनके मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो इमरान खान साहब की फैमिली हो, चाहे वो जो उनकी पार्टी लीडरशिप है वो हों, जिनमें सलमान अकरम राजा साहब को गुज़िश्ता हफ्ते तक हमने आपको बताया, इन्होंने ट्वीट करके भी किस तरह से ये एक उनके ऊपर अटैक लॉन्च किया था। सो इमरान खान साहब की आज जो हमशीरा हैं, बहन है डॉक्टर उज़्मा, उन्होंने ये बातें सामने रखी, जिस पर इमरान खान साहब ने आगे से उनका रिस्पॉन्स जो बताया जाता है, और जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो उनका अंदाज़ था बताने का और बोलने का, उन्होंने कहा था कि इसको उसको जो है वो फाइनल एक वार्निंग दे दो कि ये अगर बाज़ नहीं आई या ये अपनी अपनी हरकतें जो है इसने ख़त्म नहीं की, बंद नहीं की, तो ये इसको ये फाइनल वार्निंग है, इसको वरना निकाल दिया जाएगा। सो ये अब बीबी के लिए जो है एक फाइनल वार्निंग है। ये बीबी पहले ही एक मैनरलेस और बदतमीज़ टर्म की जा चुकी हैं काफ़ी सीनियर लोगों की जानिब से, और पार्टी में बहुत ज़्यादा इनके लिए कोई एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आती। सोशल मीडिया के भी अगर वो रिस्पॉन्स आप गेज करें, तमाम रिस्पॉन्सेज़, तो उसमें भी कोई अच्छे अल्फाज नहीं अदा किए जाते हैं। ऑल्दो खातून हैं, खातून को थोड़ा ज़रा अपने हवाले से भी लिहाज रखना चाहिए कि वो जो कुछ बोल रही हैं, वो खुद बोल रही हैं या किसी के कहने पे, किसी की ईमा पे बोल रही हैं, क्योंकि इस हवाले से भी लोग बड़ा क्लियर है। चाहे वो पार्टी को पहले भी बहुत बेशतर इंस्टेंसेस पे वो अटैक कर चुकी हैं कि जी पार्टी स्ट्रैटेजी को, जो कि बहरहाल अगर तो पार्टी में कहीं फ्लॉज वगैरह हैं, तो आई बिलीव कि भाई आप अगर क्रिटिसाइज करें तो शुड बी पॉजिटिव टेकन एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लेकिन बीबी जो हैं वो बाकायदा अटैक लॉन्च करती हैं, और बीबी जो है वो, हमने तो आपको बताया है कि बीबी बाकायदा तौर पे जो है इस बात पे भी बड़ी ज़्यादा खौफज़दा ही हम उनको कहेंगे, क्योंकि जब बीबी को लगे कि खबरें पहुँच रही हैं मीडिया तक और पैगाम भी इमरान खान साहब के, और शायद ये एक्सेस चोक भी करना चाहती हैं बहुत सारे लोगों के हवाले से, ये इनके एक्सेस इमरान खान साहब तक कैसा हो जाता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल उठाए जाते हैं कि ये अपना नाम डलवाती हैं लिस्ट में बाकायदा तौर पे, और किस तरह से हो जाता है, इनके कौन-कौन से सिंपैथाइजर्स इनके हैं विद इन द पार्टी, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बट इन पे ज़्यादा मैं बहुत टाइम नहीं लगाना चाहती, मेरा वीलॉग वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। इनको इतना बस बहुत ज़्यादा इनकी बहुत जो बिकरिंग है वो जानबूझ के ऐसा लगता है कि मेन इश्यू से ये मामलात को हटाने के लिए इस किस्म की अटैक्स जो है वो लॉन्च करें। लेकिन आज बहरहाल खबर यही थी कि इमरान खान साहब ने उनसे, क्योंकि उनके सामने ये बात रखी गई इन बीबी के मुतालिक, सेनेटर मशाल यूसुफजई की बात हो रही है, सो मशाल यूसुफजई की को वार्निंग ज़रूर आज फाइनल वार्निंग उन तक पहुँच चुकी है कि अगर उन्होंने ये अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उनको पार्टी से हटा दिया जाएगा, और उसे ये पैगाम दे दो। और साथ-साथ बताया ये भी जा रहा है कि खान साहब ने औरों के भी नाम लिए हैं कि जिन-जिन का हाल देख चुके हैं हम पार्टी के अंदर, उनसे
2 हाथ आगे या आप समझ लीजिए कि 2 टाइम्स ज़्यादा वर्स जो है, वो इमरान खान साहब करेंगे, पार्टी से इनको निकाल देंगे और फिर ये आपको पता है जो पार्टी से पीटीआई से जो भी डिसएसोसिएट हुआ है फिर उसकी कोई ना क्रेडिबिलिटी रह गई है, ना कोई उसकी सियासत रह गई है, ना कोई उसके पास ओहदा रह गया है, ना कोई अवाम में उसकी एक्सेप्टेंस रह गई है, सो वो तो सब फिर अनफॉर्चुनेट है और लोग जानते हैं कि जिन जो पीटीआई से एसोसिएटेड नहीं है उनका हाल फिर सबके सामने है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक, सजेशंस ज़रूर आगाह कीजिए।